22 अगस्त 2022 एक मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुई सिर्फ 12 सेकंड की ये वीडियो। पहली नजर में इसे देखने वाला कोई भी इंसान यही कहेगा कि ये एक आम कपल की प्यारी सी वीडियो है। दो लोग साथ हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कैमरे के सामने बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई इतनी भयानक है कि इस वीडियो का हर एक फ्रेम आज भी रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो आपके सबसे करीब खड़े होते हैं। वे आपकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हैं, आपके साथ भविष्य के सपने देखते हैं, आपको ये यकीन दिलाते हैं कि वे आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और उसी समय उनके मन में एक ऐसी साजिश जन्म ले चुकी होती है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। इस वीडियो में दिखाई दे रहे दो लोग शरण राज और ग्रीष्मा 22 अगस्त 2022 को ये दोनों केरल के एर्नाकुलम में स्थित ओल्ड मार्थंडा ब्रिज पर पहुंचे थे। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। ग्रीष्मा के हाथ में मैंगो फ्लेवर जूस की 2 बोतलें थी। वो शरण को बता रही थी कि आज वे एक मजेदार जूस चैलेंज करने वाले हैं। शरण ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो मुस्कुराते हुए पूछता है, आखिर ये जूस चैलेंज क्या है? ग्रीष्मा हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, पहले कैमरा बंद करो, फिर बताती हूँ। लेकिन शरण मजाक में फिर पूछता है, बताओ तो सही, इसमें करना क्या है? ग्रीष्मा हंसते हुए वही बात दोहराती है, ये सिर्फ एक जूस चैलेंज है, लेकिन पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। कुछ ही सेकंड बाद रिकॉर्डिंग सचमुच बंद हो जाती है। लेकिन कैमरे के बंद होते ही जो शुरू होता है वो सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, वो एक ऐसी साजिश की शुरुआत थी जिसने कुछ ही समय में प्यार, भरोसे और एक पूरे भविष्य का गला घोट दिया। यही 12 सेकंड की रिकॉर्डिंग बाद में इस केस के सबसे महत्वपूर्ण सबूतों में से एक बनी। एक ऐसा सबूत जिसने ये साबित किया कि कभी कभी मौत धोखे का चेहरा पहनकर आपके बिल्कुल सामने खड़ी होती है और आपको इसका एहसास तक नहीं होने देती। ये कहानी इतनी दर्दनाक और निर्मम है कि अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में शामिल किया। आज हम आपको इसी दिल दहला देने वाले मामले की पूरी कहानी बताएंगे। इस कहानी की शुरुआत उस 12 सेकंड की वीडियो से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 10 महीने पहले, अक्टूबर 2021 से। केरल के तिरुवनंतपुरम में रहने वाला 23 वर्षीय शरण राज एक बस में सफर कर रहा था। उसी बस में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की का नाम ग्रीष्मा था। बस की सीट पर चुपचाप बैठी ग्रीष्मा को देखते ही शरण को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। पहली ही नजर में वो उसकी ओर खिंचता चला गया। किस्मत ने भी मानो उसका साथ दिया। संयोग से उसे उसी सीट पर बैठने का मौका मिल गया जो ग्रीष्मा के ठीक बगल में थी। फिल्मी कहानियों की तरह एक छोटी सी बातचीत शुरू हुई और वही बातचीत धीरे धीरे दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। बस का वो छोटा सा सफर कब रिश्ते के लंबे सफर में बदल गया, शायद दोनों को खुद भी पता नहीं चला। उस समय 23 वर्षीय शरण मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज में BSc रेडियोलॉजी के अंतिम वर्ष का छात्र था। वही 22 वर्षीय ग्रीष्मा, जो मूल रूप से तमिलनाडु के कन्याकुमारी की रहने वाली थी, मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। 2 अलग शहर, 2 अलग जिंदगियां, एक अचानक मुलाकात और एक ऐसा रिश्ता जिसे देखकर हर किसी को लगा कि ये प्रेम कहानी एक खूबसूरत मंजिल तक पहुंचेगी। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि यही प्रेम कहानी आगे चलकर भारत के सबसे चर्चित और दिल दहला देने वाले अपराधों में से एक बन जाएगी। समय बीतने के साथ शरण और ग्रीष्मा का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा होता चला गया। दोनों अक्सर साथ घूमते, घंटों बातें करते और हर छोटे बड़े पल को एक दूसरे के साथ जीते थे। शरण अब इस रिश्ते में पूरी तरह डूब चुका था। उसके लिए ग्रीष्मा सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं रही थी, बल्कि उसकी पूरी दुनिया बन चुकी थी। वो अपने आने वाले हर कल की कल्पना उसी के साथ करता था। दोनों इमोशनल रूप से ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के बेहद करीब ही आ चुके थे। लेकिन किस्मत ने इस प्रेम कहानी के लिए कुछ और ही लिखा था। सिर्फ 4 महीने बाद फरवरी 2022 में हालात अचानक बदलने लगे। जिस कहानी की शुरुआत एक बस की सीट से हुई थी, वही कहानी अब धीरे धीरे एक भयावह अपराध की ओर बढ़ रही थी। शरण को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ग्रीष्मा के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ग्रीष्मा शरण के साथ रिश्ते में होने के बावजूद इस नए रिश्ते से खुश थी। जिस युवक से उसका रिश्ता तय हुआ था वो तमिलनाडु के नागरकोइल का रहने वाला था और भारतीय सेना में कार्यरत था। एक सुरक्षित भविष्य,
सम्मानजनक नौकरी और स्थिर जीवन, यही सब ग्रीष्मा को उस रिश्ते की ओर आकर्षित कर रहा था। एक तरफ शरण था जो इस रिश्ते को जीवन भर का साथ मान चुका था, दूसरी तरफ ग्रीष्मा थी जिसके लिए ये रिश्ता शायद सिर्फ तब तक था जब तक उसे अपनी नजर में कोई बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता। आखिरकार 4 मार्च 2022 को ग्रीष्मा की सगाई उसी आर्मी अधिकारी से हो गई। इतना ही नहीं, 1 साल बाद होने वाली शादी की तारीख भी तय कर दी गई। जब ये खबर शरण तक पहुंची तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। उसने खुद को ग्रीष्मा से दूर कर लिया और इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद खुद ग्रीष्मा ने फिर से शरण से संपर्क किया। उसने उससे कहा कि वो अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाएगी, उसी से शादी करेगी और नवंबर में उसके साथ घर छोड़कर भाग जाएगी। शरण, जो पहले ही टूट चुका था, एक बार फिर इन वादों पर भरोसा कर बैठा। उसे लगा कि उनका प्यार हर मुश्किल से जीत जाएगा। लेकिन जिसे शरण अपना सच्चा प्यार समझ रहा था, वो ग्रीष्मा के लिए सिर्फ एक झूठ था। उसके मन में अब भी वही सपना था, अगले साल उस फौजी युवक से शादी करके नई जिंदगी शुरू करने का। समय आगे बढ़ता गया और शरण का प्यार पहले से भी ज्यादा गहरा होता गया। वो इस रिश्ते को पूरी गंभीरता से निभा रहा था। आखिर ग्रीष्मा ने उससे इतने बड़े बड़े वादे जो किए थे, लेकिन दूसरी ओर शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी और ग्रीष्मा किसी भी कीमत पर शरण से छुटकारा चाहती थी। उसे पता था कि सिर्फ ब्रेकअप कह देने से बात खत्म नहीं होगी। तब उसने एक नया खेल खेला। उसने शरण से कहा कि किसी ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर बताया है कि उसमें पति की मृत्यु का दोष है। अगर वो शादी करेगी तो उसका पहला पति ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। ये पूरी कहानी सिर्फ शरण को डराकर उसे दूर करने की कोशिश थी, लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया। शरण ने साफ शब्दों में कहा कि उसे इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर यही वजह है तो वो अभी इसी वक्त उससे शादी करने को तैयार है। ग्रीष्मा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, कई बहाने बनाए, कई दलीलें दी, लेकिन शरण अपने फैसले से पीछे हटने वाला नहीं था। आखिरकार वो ग्रीष्मा को केरल के वेट्टुकाड चर्च ले गया, जहाँ दोनों ने शादी जैसी रस्म निभाई। अब ग्रीष्मा समझ चुकी थी कि शरण उसे किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत अपना तरीका बदल लिया। अब जब भी वो शरण के साथ होती, अपनी मांग में सिंदूर भरती, गले में मंगलसूत्र पहनती और खुद को उसकी पत्नी की तरह पेश करती। चर्च की शादी के बाद दोनों कन्याकुमारी स्थित गोल्डन कैसल होटल में 13 अगस्त और 18 अगस्त 2022 को ठहरे। इन मुलाकातों के बाद शरण पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था कि अब ग्रीष्मा उसकी जीवन संगिनी है। उसे क्या पता था कि जिस चेहरे पर वो प्यार देख रहा है, उसी चेहरे के पीछे एक खतरनाक साजिश पल रही है। इसी साजिश की अगली कड़ी थी 22 अगस्त 2022। ग्रीष्मा शरण को केरल के एर्नाकुलम स्थित ओल्ड मार्थंडा ब्रिज पर लेकर पहुंची। बहाना था जूस चैलेंज। शरण ने इसे एक मजेदार कपल मोमेंट समझा और मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन ग्रीष्मा कैमरा बंद करवाने के लिए बार बार कह रही थी। उसकी बेचैनी की वजह बहुत बड़ी थी। उसके हाथ में मौजूद 2 मैंगो फ्लेवर जूस की बोतलों में से एक में वो पहले ही लगभग 50 पैरासिटामोल की गोलियां मिलाकर लाई थी। अगर उस वीडियो को ध्यान से देखा जाए तो जिस बोतल को वो शरण को देने वाली थी, उसकी केप पहले से खुली हुई दिखाई देती है, क्योंकि उसी बोतल में गोलियां मिलाई गई थी। जबकि दूसरी बोतल, जिसे ग्रीष्मा खुद पीने वाली थी, पूरी तरह सीलबंद थी और उसे खोलने में उसे 2 बार कोशिश करनी पड़ी। कैमरे में उसकी मुस्कान तो कैद हो गई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा डर, घबराहट और नफरत भी कहीं ना कहीं उसके हाव भाव में दिखाई दे रही थी। अफसोस शरण ये सब नहीं पढ़ पाया। जैसे ही उसने जूस का पहला घूंट लिया, उसे स्वाद कुछ अजीब और बेहद कड़वा लगा। उसने तुरंत जूस मुंह से बाहर थूक दिया। ये देखकर ग्रीष्मा बुरी तरह घबरा गई। उसे लगा था कि आम के मीठे स्वाद में गोलियों की कड़वाहट छिप जाएगी। जब उसकी योजना सफल नहीं होती है तो उसने तुरंत दोनों बोतलें ये कहते हुए फेंक दी कि शायद जूस ही खराब था। सिर्फ 4 दिन पहले तक जो लड़की उसके साथ भविष्य के सपने देख रही थी, आज वही उसकी जान लेने की कोशिश कर चुकी थी। हालांकि ये योजना विफल रही, लेकिन ग्रीष्मा का इरादा नहीं बदला। करीब 2 महीने बाद 13 अक्टूबर 2022 की शाम दोनों के बीच व्हाट्सएप पर लंबी बातचीत हुई। इसके बाद ग्रीष्मा ने शरण को कॉल किया
और दोनों ने 1 घंटे से भी अधिक समय तक बात की। बातचीत के दौरान उसने शरण से अगले दिन मिलने के लिए कहा। उसने बताया कि अगले दिन सुबह 10 बजे के बाद उसकी माँ और उसका अंकल घर से बाहर चले जाएंगे और वो घर पर अकेली होगी। 14 अक्टूबर 2022 की सुबह ग्रीष्मा लगातार शरण को कॉल और मैसेज करती है। वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि किसी भी हाल में शरण आने का अपना इरादा न बदले। आखिरकार सुबह लगभग 10:15 पर शरण अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर ग्रीष्मा के घर पहुंचा। ग्रीष्मा ने पहले से ही घर का मुख्य दरवाजा खुला छोड़ रखा था और उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस खुले दरवाजे के भीतर उसका इंतजार सिर्फ ग्रीष्मा नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अध्याय कर रहा था। शरण को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वो अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा है, उसी घर के भीतर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा उसका इंतजार कर रहा है। सुबह लगभग 10:15 पर वो अपने दोस्त के साथ बाइक से ग्रीष्मा के घर पहुंचा। उसका दोस्त बाहर सड़क किनारे इंतजार करने लगा, जबकि शरण मुस्कुराते हुए घर के अंदर चला गया। उसे लगा था कि ये एक सामान्य मुलाकात होगी। अंदर पहुंचने के बाद ग्रीष्मा ने पहले सामान्य बातचीत की, माहौल को सहज बनाया और फिर अचानक एक मजाकिया चुनौती रखी। वो बोली, तुम हमेशा मेरे कषाय का मजाक उड़ाते हो, आज हिम्मत है तो इसे पीकर दिखाओ। कषाय यानी जड़ी बूटियों से बना आयुर्वेदिक काढ़ा, जिसे ग्रीष्मा पहले से अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से पीने की बात कहती थी। शरण भी अक्सर इसी बात पर उसे हंसी मजाक में छेड़ा करता था, लेकिन उस दिन उस प्याले में सिर्फ वो काढ़ा नहीं था। जांच के अनुसार उसमें एक अत्यंत विषैला पदार्थ मिलाया गया था। साथ ही एक दवा भी मिलाई गई थी जो ग्रीष्मा की मां अपने इलाज के लिए अस्पताल से लाई थी। बाद की जांच से ये भी सामने आया कि इस पूरी योजना के पीछे पहले से तैयारी और जानकारी जुटाने के संकेत मिले थे। शरण ने बिना किसी शक के पूरा कषाय पी लिया। कुछ ही क्षण बाद स्वाद उसे असामान्य रूप से कड़वा लगा। ग्रीष्मा ने तुरंत उसे फ्रूटी पीने के लिए दी, मानो वो सिर्फ कड़वाहट दूर करना चाहती हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहर अपना असर शुरू कर चुका था। कुछ ही मिनटों में शरण की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। उसे उल्टियां होने लगी, पहले घर के अंदर, फिर बाहर सड़क किनारे। बाहर इंतजार कर रहा उसका दोस्त घबरा गया। उसने तुरंत शरण को बाइक पर बैठाया और घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर कई बार बाइक रोकनी पड़ी क्योंकि शरण लगातार उल्टियां कर रहा था। दोस्त को लगा कि शायद कषाय या फ्रूटी से कोई सामान्य रिएक्शन हुआ है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये एक साधारण फूड रिएक्शन नहीं बल्कि मौत की ओर बढ़ता हुआ जहर था। घर पहुंचने के बाद भी शरण की हालत सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच ग्रीष्मा उसके साथ संदेशों के जरिए संपर्क में रहती है। वो बार बार यही कहती रही कि उल्टी होना सामान्य है और उसे भी ऐसा हुआ था। वो माफी भी मांगती है जिससे शरण को किसी साजिश का संदेह ना हो। शरण, जो अब भी उस पर भरोसा करता था, उसे दिलासा देता रहा कि उसकी कोई गलती नहीं है। उधर ग्रीष्मा लगातार बातचीत को इस दिशा में मोड़ने की कोशिश करती रही कि शायद समस्या कषाय से नहीं बल्कि बाद में पिए गए जूस से हुई होगी। जांच में इन संदेशों को भी महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि वे घटनाक्रम को समझने में अहम साबित हुए। अगले कुछ दिनों में शरण की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उसे एक के बाद एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। गले में असहनीय दर्द, पानी तक न निगल पाना और लगातार बिगड़ते ऑर्गन, सब कुछ इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि मामला सामान्य नहीं है। 17 अक्टूबर तक उसकी हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी और उसे आईसीयू में भर्ती करके डायलिसिस शुरू करना पड़ा। इसके बाद परिवार और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी गई। 20 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट के सामने शरण का बयान दर्ज किया गया। दुर्भाग्य से वही बयान बाद में उसका डाइंग डिक्लेरेशन साबित हुआ। कमजोर आवाज और टूटे हुए शब्दों में उसने बताया कि ग्रीष्मा द्वारा दिया गया काढ़ा और उसके बाद पी गई फ्रूटी के बाद ही उसकी तबीयत अचानक बिगड़नी शुरू हुई थी। मजिस्ट्रेट ने जब शरण से पूछा कि क्या वो किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहता है, तो उसने किसी का नाम लेने से इनकार कर दिया। उस समय शायद वो अब भी ग्रीष्मा पर भरोसा कर रहा था। बाद में अदालत में यही बात बचाव पक्ष की दलीलों का एक महत्वपूर्ण आधार बनी। 2 दिन बाद 22 अक्टूबर 2022 शरण के पिता को पहली बार आईसीयू में उससे मिलने की अनुमति मिलती है। मुलाकात के बाद जब वे बाहर आए तो उनकी आंखों में आंसू थे।
उन्होंने परिवार को बताया कि शरण ने बेहद कमजोर आवाज में कहा था कि उसे नहीं लगता वो अब बच पाएगा। उसी बातचीत में उसने ये भी स्वीकार किया कि उसके और ग्रीष्मा के बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता बन चुका था। दोनों कई बार साथ रुके थे और उनका संबंध केवल भावनात्मक नहीं रह गया था। इसी दौरान परिवार ने ग्रीष्मा से उस कषाय के बारे में जानकारी मांगी जो शरण ने उसके घर पर पिया था, लेकिन हर सवाल के जवाब में नई कहानी सुनाई गई। कभी कहा गया कि बोतल धो दी गई है। जब बोतल के ढक्कन की तस्वीर मांगी गई तो एक और अलग जवाब सामने आया। जांच के दौरान इन विरोधाभासी बयानों ने संदेह को और गहरा कर दिया। इधर अस्पताल में डॉक्टर लगातार शरण की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी हालत हर घंटे बिगड़ती जा रही थी। उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित होने लगे थे और इलाज लगातार जटिल होता जा रहा था। कई विभागों के विशेषज्ञों ने उपचार किया, लेकिन सुधार नहीं हुआ। आखिरकार 25 अक्टूबर 2022 की शाम लगभग 11 दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष करने के बाद शरण की मृत्यु हो जाती है। अगले दिन पुलिस ने औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की और पोस्टमार्टम सहित विस्तृत जांच शुरू होती है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि घटना का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। पूरी जांच परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, डिजिटल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक विश्लेषण पर निर्भर थी। कुछ दिनों बाद ग्रीष्मा से पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में उसने अपना बचाव करते हुए एक अलग कहानी पेश की। उसका कहना था कि शरण ने स्वयं दवा पी ली थी और उसने ऐसा करने के लिए उसे मजबूर नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कॉल रिकॉर्ड, चैट, संदेश, इंटरनेट गतिविधि और अन्य डिजिटल साक्ष्यों ने घटनाओं की अलग तस्वीर पेश की। पूछताछ के दौरान सामने आए इन तथ्यों ने जांच की दिशा बदल दी। मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा। जांच के आधार पर परिवार के कुछ अन्य सदस्यों की भूमिका की भी जांच की गई। आरोपों के अनुसार सबूतों को छिपाने और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों को प्रभावित करने के संबंध में भी कार्रवाई की गई। जब ये मामला अदालत पहुंचा तो सरकारी पक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस अपराध को अपनी आंखों से देखने वाला कोई गवाह नहीं था। इसलिए पूरे मुकदमे का आधार वैज्ञानिक साक्ष्य, डिजिटल रिकॉर्ड, फॉरेंसिक रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य तथ्यों की एक मजबूत श्रृंखला थी। इन्हीं के आधार पर अदालत को ये तय करना था कि वास्तव में उस दिन क्या हुआ था। जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल डेटा, संदेशों, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सावधानी से एक एक कर जोड़ा। घटनाओं का क्रम सामने आने लगा और ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई कि मुलाकातें, बातचीत और उसके बाद की परिस्थितियां किस दिशा में इशारा करती हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने भी पोस्टमार्टम और चिकित्सकीय निष्कर्षों का विस्तृत अध्ययन किया। उनके विश्लेषण ने ये समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि शरीर के विभिन्न अंगों पर हुए प्रभाव किस प्रकार के विषैले पदार्थ से मेल खाते हैं और उपचार के दौरान किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस को कुछ अहम भौतिक सबूत भी मिले। सरकारी पक्ष का कहना था कि ये सबूत इस पूरी घटना की कड़ियों को जोड़ने और आरोपों की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जांच में मिले हर अहम सबूत को जोड़कर अदालत के सामने पूरी कहानी एक एक कड़ी के रूप में पेश की जाती है। जब ये मामला अदालत पहुंचा तो बचाव पक्ष ने पुलिस की जांच और पेश किए गए सबूतों पर कई सवाल उठाए। उनका कहना था कि इस पूरे मामले में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, इसलिए केवल परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने शुरुआती बयानों और कुछ दस्तावेजों का हवाला देते हुए अदालत के सामने अपने तर्क रखे। दूसरी ओर सरकारी पक्ष ने कहा कि इस मामले को किसी एक सबूत के आधार पर नहीं देखा जा सकता। कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री, मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य सभी साक्ष्यों को जब एक साथ जोड़ा गया तो वे एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। अभियोजन का कहना था कि ये पूरी घटना एक प्लान की गई साजिश का परिणाम थी। लंबी सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान सुने, दस्तावेजों की जांच की और मेडिकल व फॉरेंसिक विशेषज्ञों की रिपोर्टों का भी विस्तार से अध्ययन किया। सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का था। सभी सबूतों और तथ्यों को देखने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के अनुसार भरोसे और प्यार के रिश्ते का इस्तेमाल करके जिस तरह इस अपराध को अंजाम दिया गया है, उसको देखते हुए अदालत ने इसे 20 जनवरी
2025 को अपने सुनाए गए फैसले में अदालत ने ग्रीष्मा को हत्या के अपराध में मौत की सजा सुनाई। सबूत मिटाने के आरोप में उसके अंकल को 3 वर्ष के कारावास की सजा दी गई, जबकि उसकी मां को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। हालांकि इस फैसले के बाद पूरे देश में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसे न्याय की जीत बताया, जबकि कई लोगों का मानना था कि आगे उच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक स्तरों पर अपील की प्रक्रिया अभी बाकी है, इसलिए अंतिम कानूनी स्थिति आगे की न्यायिक कार्यवाही पर निर्भर करेगी। लेकिन अदालत के फैसले से भी बड़ा सवाल हमारे समाज के सामने खड़ा होता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जिन रिश्तों की शुरुआत प्यार, भरोसे और अपनेपन से होती है, वही कभी कभी सबसे दर्दनाक अपराधों में बदल जाते हैं। ये कहानी किसी एक लड़के या एक लड़की की नहीं है। धोखा, छल और भावनात्मक शोषण किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए किसी एक पक्ष को दोषी ठहराने के बजाय हमें ये समझना होगा कि रिश्तों में भरोसा जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सतर्क रहना। किसी की मीठी बातें, बड़े बड़े वादे या बार बार जताया गया प्यार हमेशा सच्चाई की गारंटी नहीं होते। किसी भी रिश्ते में सम्मान, ईमानदारी और पारदर्शिता सबसे बड़ी नींव होती है। जब इनमें से कोई एक चीज टूटती है तो उसका परिणाम कभी कभी बेहद दुखद हो सकता है। इस पूरे मामले से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि भावनाओं में बहकर ऐसे निर्णय कभी न लें जिनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ जाए। भरोसा कीजिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं। किसी भी रिश्ते में अपने आत्मसम्मान, विवेक और सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दें, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक धोखा किसी अजनबी से नहीं बल्कि उसी इंसान से मिलता है जिस पर हमने सबसे ज्यादा विश्वास किया होता है। अगर आपको ऐसी वास्तविक घटनाओं का तथ्य आधारित विश्लेषण पसंद आता है तो आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम एक और ऐसे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, भरोसा कीजिए लेकिन समझदारी के साथ।